जी सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई होप कि आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। जी सर, स्टार्ट करें सर। यस यस सर वेलकम। ओके जी। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज टू लिंक एकेडेमिया विद इंडस्ट्री। और इसको स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं, क्योंकि हमने अपने लिंकेजेस बताने हैं कि हम कैसे अपने लिंकेजेस एकेडेमिया के विद इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, क्योंकि जब मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा तो अभी आपको ये वर्डिंग जो है वो समझ नहीं आएंगे। मैं एक कंपनी है ईआरपी की, इन्फिनिट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, उसका एज सीईओ काम कर रहा हूँ और एसएपी का पार्टनर हूँ जर्मनी से, ऑरिकल का पार्टनर हूँ फ्रॉम आयरलैंड। माइक्रोसॉफ्ट का एक बोर्ड है जिसमें ईआरपी के डिसीजन लिए जाते हैं पूरी दुनिया के, उसमें से मैं 9वें नंबर पे हूँ। और मेरे से पहले 6 पीएचडी डॉक्टर हैं, ब्रिटिश, वो अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है और एक स्पेन से है। पहला पाकिस्तानी और पहला एशियन हूँ जो उस बोर्ड में काम कर रहा हूँ। और ओडो पार्टनर, मैं जैसे बताया कि आईडीटी कंपनी है, उसको एज ए यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज देख रहा हूँ इन पाकिस्तान। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि सबसे पहले अंडरस्टैंड करना कि आईटी के लिंकेजेस विद एकेडेमिया कैसे हो सकते हैं, कौन करेगा और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। दूसरे नंबर पे आता है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि कस्टमाइज सिस्टम्स और एक्सपर्ट सिस्टम में, यानी वो सॉफ्टवेयर जो हमने खुद बनवाए और वो सिस्टम जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। फिर कितनी तरह की इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में भी और ओवरऑल भी, उनमें से किस किस इंडस्ट्री के साथ हम मिलके क्या क्या कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में एसएपी कंपनी का एक नाम है, एक ऑरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ओडो है, तो इन्होंने क्या क्या किया हम ये भी देखते हैं, और इनकी की भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज और इनके लिंकेजेस का तरीकेकार क्या है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कि एसएपी, ऑरेकल, फ्यूजन, ये इनकी प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम इसको भी देखते हैं अभी। और सॉल्यूशन क्या है इन आईटी फॉर इंडस्ट्रीज। अब मैं इस चीज का भी मैं लास्ट टाइम भी एक ट्रेनिंग कराई थी, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ लोग आईटी के नए भी हैं, तो उनके लिए भी मैंने इसको फिजिबल कैसे करना है कि आप लोगों को इसके लिंकेजेस का कैसे पता चलेगा और कैसे हम कर सकते हैं। तो ये सारों के लिए मेरी कोशिश होगी कि ये फिजिबल रहे और इसके ऊपर जो आपको आज का सेशन है उसमें आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाए। आगे चलते हैं। और सबसे पहले हम गैप एनालिसिस की बात करते हैं कि गैप है क्या इंडस्ट्री का, एकेडेमिया का। पहला पॉइंट है, मार्केट आर चेंजिंग सो द बिजनेसेस आर चेंजिंग एज वेल। आप जानते हैं कि मार्केट बड़ी तेजी तेजी से अपने आप को रैपिडली चेंज कर रही है। मैं इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी दूंगा कि जैसे कोविड आया, और कोविड आने के बाद जितने भी दुकानदार थे, जितनी भी मार्केटें थी, सब की दुकानें जब बंद हो गई, एक ऐसी सिचुएशन आई कि या तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते या वो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके जाते। जितनी ट्रांसफॉर्मेशन कोविड के वक्त में आई, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन पहले कभी भी नहीं आई। पूरी दुनिया में भी ऐसे ही हुआ और पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आई कि हमने, यानी हमने मीन के एजुकेशन सेक्टर ने एलएमएस को यूज किया, लर्निंग मॉड्यूलर सिस्टम। अब मूडल भी लोग इसके नाम से जानते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी यूज किया, किन्होंने, कईयों ने गूगल मीट को यूज किया। द ओनली ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स आर ओनली वन, एंड दैट इज कि हम कैसे इनका आपस में गैप खत्म कर सकते हैं। जितनी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त आई, उससे पहले कभी भी नहीं आई। कई दफ़ा ऐसा भी सुनने में आया, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में ट्रेनिंग करवा रहा था, तो कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर्स थे जिनका ये कहना था कि हम इस्लामियात के टीचर हैं फॉर एग्जांपल, और वो कहते थे कि हमें कैमरा यूज़ करना नहीं आ रहा, या माइक यूज़ करना नहीं आ रहा, या ऑनलाइन बगैर इंटरेक्शन के कैसे पढ़ाएंगे। उन्होंने भी सीखा इन चीज़ों को। अब सीखने के ऊपर कैसे हो सकती हैं ये चीज़ें, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। कन्वेंशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस आर रिप्लेस्ड
with most modern and sophisticated analytical business game. शालमी वाली एक मार्केट है, उसने अपने आप को ऑनलाइन ले आए, लोग घरों में अब डिलीवरी देते हैं, ठीक है। और इसी तरह कई दफ़ा हमने कोई पार्सल आया वो वापस भी करते हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल बुरा नहीं मनाते। कैश ऑन हैंड या कैश डिलीवरी होगी वो भी इसके ऊपर आ गए। इसी तरह इनएफिशिएंट एंड नॉन प्रोडक्टिव लॉग्स आर परमानेंटली टेकन अवे बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग जो कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते और हम इसके साथ नहीं चल सकते या हमें इसका पता नहीं है। सर, ऑर्गेनाइजेशंस ने जितने लोग ले ऑफ किए हैं इस कोविड के टाइम पीरियड में, इसका भी आप लोगों को अंदाजा है। तो अब क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिव हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुई। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन आर चेंजिंग द बिजनेस मैप एंड वर्किंग बाउंड्रीज। दराज आ गया, अमेज़न आ गया, रिटेल स्टोर ऑनलाइन बन गए। उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मार्केट को चेंज किया, आप कोई भी चीज़, यहाँ तक मैं आपको एक केस स्टडी बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान की ब्रिक्स, जिनको हम ईंटें बोलते हैं, ईंटें भी यूके में सेल हो रही हैं, ठीक है। अब एक भट्टे वाले ने भी अपनी ईंटें बाहर भेजना शुरू कर दी हैं और वो एक ईंट एक एक पाउंड की है। अगर द्रास के ऊपर आप जाके ये भी चेक करें, ईंटें बिक रही हैं और सबसे ज्यादा जो पसंदीदा ईंट है वो पाकिस्तान की है। और पाकिस्तान की में भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब वाली साइड पे जो ईंट है उसका कलर रेड है और बाहर वाले रेड को बड़ा पसंद करते हैं। इसी तरह अगर मैं किसी और शहर में जाता हूँ या पिंडी वाली साइड पे जाता हूँ या किसी और तरफ जाता हूँ तो ईंट का कलर भी येलो होता जा रहा है, वो नहीं बिक रही है, रेड कलर की ईंट बिक रही है। तो लोगों ने अपने बिजनेसेस को उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली भी दिखाया और उनके पास इतने ऑर्डर्स आए हैं और सब चीजें आई। नीड टू एंगेज द बेस्ट रिसोर्सेज टू वर्क अपॉन द इश्यूज एंड चैलेंजेस हैज बीन इंक्रीज सिंस बिफोर। बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? अब ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा रही हैं, चाहे वो एचईसी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो कॉलेजेस हों। अब लगाना शुरू कर दिया है, क्यों? क्योंकि अब ये नीड है, ठीक है। इसी तरह सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल आर नो लॉन्गर प्रोवाइडेड बाय द एकेडमिशियन, हेंस द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस हैज बीन वाइडेंड। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने तकरीबन 20 साल टीचिंग की है। अब 20 साल टीचिंग करने के बाद अगर मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अडॉप्ट नहीं किया और मैंने उसको अपने पास ऐसे कोर्सेज करके जिससे कॉलेजेस को या यूनिवर्सिटीज को फायदा हो रहा है, तो मेरी कोई जरूरत वहां पे नहीं रहती। इन द कमिंग टाइम द हाईली स्किल्ड एंड कैपेबल टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्क फोर्स कैन ओनली बी एन अट्रैक्शन फॉर द मोस्ट मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद अपडेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स। इस वक्त मैं खुद भी एक आईटी इंडस्ट्री से हूं और मैं ये कहता हूं कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग चाहिए जो कि मैं कह सकूं टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्क फोर्स के ऊपर आते हैं। हर 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी अपने आप को चेंज कर रही है, ठीक है। वर्जन, मोबाइल के वर्जन भी चेंज हो रहे हैं, एप्लीकेशन भी चेंज हो रही हैं, ऑफिस की भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो भी अपने आप को अपडेट कर रहा है। इसी तरह मल्टीपल चीजें हैं जो अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज कर रही है। अब आते हैं कि एज एन आईटी एन इन्वेस्टमेंट और एन एक्सपेंस, ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि जिसको हम अक्सर कभी पूछें तो अपने लिए इसका आंसर कुछ और है और किसी के लिए आंसर कुछ और है। ये मेरे ख्याल में अगर मैं अपने ऊपर भी लगाऊं या मेरे बेटे की जॉब लगती है और उसको फॉर एग्जांपल 10,000 20,000 25,000 से उसका स्टार्ट होता है। अब वो कहता है कि मंथली जो मेरे एक्सपेंसेस है ना वो आप ही ने उठाने हैं, पेरेंट्स ने उठाने हैं। मेरे वो पैसे हैं, मैं बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। वो कोशिश करेगा कि मेरे से पैसे पकड़े और पकड़ के वो उससे वो अपने सारे क्या कहते हैं फन और दोस्तों के साथ खाना पीना, वो अपने पैसे बड़े सेफ रखेगा। उससे पूछेंगे ये पैसे बेटा तू खुद क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो वो कहेगा कि जी मैंने ये पैसे अपने लिए रखे हुए हैं कि मैंने इससे कुछ बड़ा काम करना है या ये काम करना है। अगर आप
से पूछा जाए कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो पायरेटेड हो चुकी हुई है और उसको हमने अपग्रेड करना है या उसको हमने विंडो को इंस्टॉल करवाना है दोबारा से, तो उसकी सीडी या यूएसबी में या उसका लाइसेंस 5000 रुपीज का है, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हम किसी से पूछ लें, किसी के पास अगर पायरेटेड पड़ी हुई है तो वो इंस्टॉल कर दे। मगर जब हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसको हम क्या कह रहे होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये एक्सपेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी एज एन इन्वेस्टमेंट आपके साथ चलेगी। तो हम जब अपनी जेब की बात आती है तो हमें लगता है ये एक्सपेंस है, 5000 नहीं खर्चना चाहिए, हमें किसी से पायरेटेड वर्जन ले लेना चाहिए। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या किसी की जेब से पैसे निकलने हैं तो हम कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, इसका आपको बड़े फायदे हैं। वाई इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, मैं एक एक वर्ड को अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगा। मैं इंफॉर्मेशन को पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर सिस्टम की बात करेंगे। इंफॉर्मेशन का जो वर्ड है ये डेटा से बना हुआ है। डेटा क्या है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास बहुत सारे रोल नंबर्स हैं, या मैं रोल नंबर का टाइटल हटा देता हूं, मैं एक नंबर बोलता हूं कि मेरे पास एक 4271 एक नंबर है। 4271 अगर मैं किसी से पूछूंगा ये क्या है, क्या है, वो कहेगा इट कुड बी एक मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट्स हो सकते हैं, इट कुड बी एम्प्लॉय का कोड हो सकता है, इट कुड बी कि ये आपका कोई पिन कोड हो सकता है, इट कुड बी आपका कोई पासवर्ड हो सकता है। 4271 कुछ भी हो सकता है जिसका कर ना कुछ सारा ना कोई पाँव है अभी, क्योंकि पता ही नहीं है। अगर मैं इसको ये कहूं कि 4271 इज एन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम है आगे कुछ, तो अब ये बन जाएगी इंफॉर्मेशन। क्योंकि अकेला जो इसके साथ कोड है, इसके साथ आगे एक इंफॉर्मेशन लगती जा रही है जिसके साथ नेम आ गया। अब आप कह सकते हैं एम्प्लॉय कोड इज 4271 एंड द नेम इज नदीम फॉर एग्जाम्पल। तो इसको इस तरह लेके चलेंगे तो ये जब डेटा को मैं एक यूनिफाइड फॉर्म में एक तरतीब से रखता हूं तो ये इंफॉर्मेशन बनती है, और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर मेरी नॉलेज इनहेंस होती है। ठीक है। इंफॉर्मेशन गलत के ऊपर किसी की नौकरी भी जा सकती है, आप लोग इस चीज को बहुत बेहतर जानते हैं। इंफॉर्मेशन को अगर वेरीफाई ना किया जाए तो सिर्फ इन गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी की जान भी जा सकती है। ठीक है। गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग में गलती कर बैठती है। तो इंफॉर्मेशन अगर आपके पास रिलायबल नहीं है, किसी एक सिस्टम के थ्रू नहीं आई भी, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। एक डॉक्टर हैं पॉल हुंडल, इंडिया से, वो ये कहते हैं कि गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंश्योर the right information to the right degree of accuracy when it is required in the right format layout to the right people in the most efficient way possible। ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं और ये हार्ट सर्जरी करते हैं। वो कहते हैं मैं सर्जरी कर रहा होता हूँ तो मेरा सबसे ज्यादा ध्यान मॉनिटर के ऊपर होता है, जिसके ऊपर हार्ट बीट भी आ रही है, जिसके ऊपर उसकी पल्स भी आ रही है, जिसके ऊपर हर चीज की इंफॉर्मेशन मेरे सामने वहां पे नजर आ रही है। वो कहते हैं अगर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाए तो किसी की जान भी जा सकती है। तो अब वो इसकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन ये बताते हैं, गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम इंश्योर द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इन द राइट फॉर्मेट लेआउट, जिसमें उसने देखनी है, टू द राइट पीपल इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में उनकी ये क्या कहते हैं डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद इससे एडवांस क्या चीज आई। तो मैं ये कहता हूं इससे एडवांस आया ईआरपी, जिसका नाम है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी में हम लगाते हैं, ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, करता क्या है सर? इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ईआरपी सिस्टम दैट इंटीग्रेट, मिला देते हैं, ऑल डेटा and processes used by an organization into one unified system. ERP include business intelligence and forecasting on the data.
जैसे आप अक्सर ये बात सोचते होंगे कि हम मोबाइल के ऊपर कोई बात करते हैं तो उसका एआई इतना सपोर्टिव है कि वो हमारी बात को सुनता है। उसके बाद आप देखते हैं कि अगली रील्स या वीडियोस या इंफॉर्मेशन या कोई भी न्यूज़ आ रही हैं, वो आपकी वो जो डिस्कशन थी उससे रिलेटेड आ रही हैं। कैसे पॉसिबल है ये कहाँ से डेटा कलेक्ट करता है? हम अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन यूज कर रहे हैं और हम इन सारी चीजों को यूज करते हुए क्लिक करते जा रहे हैं, तो वो उसके पास सारा डेटा आपका पीछे जाता है। उस डेटा को रिफाइन करता है कि इसका इंटरेस्ट किस चीज में है। उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आपके पास रील और वीडियो सारी चीजें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूं कि ये कैसे काम करता है। अब ईआरपी को और एक कस्टमाइज सिस्टम को समझने की जरूरत है कि ये कस्टमाइज मैं किसको कहता हूं और एक्सपर्ट सिस्टम किसको कह रहा हूं। मैं मैं अगर एक जनरल सॉफ्टवेयर की बात करता हूं, सॉफ्टवेयर होता क्या है। पहले हम चलते हैं कि हम पहले बहुत अरसा पहले फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम खाता सिस्टम भी कहते थे, हम उसके ऊपर होते थे, रजिस्टर पे थे। ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। जो भी क्यूरी, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसके ऊपर लिखते थे और अपने पास एक रिकॉर्ड रखते थे। अब वो जो फाइलों के रजिस्टर या मंथ एंड होता था या ईयर एंड होता था, तो एंड पे बैठ के हम एक उसकी कैलकुलेशन करते थे कि हमारे कितने पैसे इसके ऊपर लगे, क्या आया क्या गया, किससे पैसे कितने लेने हैं। ये था हमारा खाता सिस्टम, जिसको हम कहते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। जब मैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से उठा तो सबसे पहले मुझे कंप्यूटर के अंदर जो फाइल मिली उसका नाम था एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम उसके अंदर कैलकुलेशन करना शुरू हो गए। उसके अंदर काफी फार्मूला से हम वो लगाते थे, हम अपने रिकॉर्ड को उसके अंदर मेंटेन करते थे और लेके चलते थे। अच्छा, एक्सेल के बाद अब लोग फाइल से उठे और एक्सेल में आ गए कि हमारे रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी इसके अंदर है और हमारा डेटा भी इसके अंदर आ रहा है। फिर एक्सेल से उठे और कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस, जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बना लिए कि जी हम आपका सॉफ्टवेयर बना के देंगे। अब वो सॉफ्टवेयर बगैर इंफॉर्मेशन को तो बन नहीं सकता। अब क्लाइंट क्या करते थे कि कंपनी वाले सॉफ्टवेयर हाउस वालों के साथ मिल के उनको अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते थे कि हमें ये 10 प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनका सॉल्यूशन कंप्यूटर में बना के दें, जिसमें हम चीजें एंटर करें, वो ऑटोमेटिकली इसका टोटल भी करे और हमें उसका प्रॉफिट भी बताए और लॉस भी बताए। तो सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या करते थे कि वो इन कंपनीज के पास जाते थे, इनकी प्रॉब्लम सुनते थे और उसका सॉल्यूशन बना के दे देते थे। कंपनी इसके ऊपर बहुत खुश होती थी, वो अपने पास सॉल्यूशन इस्तेमाल करते थे और कुछ अरसे के बाद या ट्रांजैक्शन ज्यादा होती थी या उनकी कंपनी का साइज बड़ा हो जाता था या वो मल्टीपल कंपनीज की तरफ जाते थे, तो ये सॉफ्टवेयर जो कि 10 प्रॉब्लम उस वक्त की प्रॉब्लम के हिसाब से बनाया होता था, बाकी नई आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करता था, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमने उसके अंदर फीडिंग ही वो की है जो आपने हमें कही। अब होता यहाँ पे यूं है कि जब ये चीजें नई प्रॉब्लम्स आई हैं तो फिर सॉफ्टवेयर हाउस वालों के पास जाते थे और जाकर इनको कहते थे कि हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर इन्हेंसमेंट कर दें, इसके अंदर कोडिंग कर दें या इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें। वो हमारी रिक्वायरमेंट सुनते थे, पैसे लेते थे और वो हमें एक नए सॉफ्टवेयर की शक्ल बना के दे देते थे। अच्छा जी, अब सॉफ्टवेयर की नई इन्हेंसमेंट हो गई, कुछ अरसे बाद फिर नई चीजें आ गई, फिर नई इन्हेंसमेंट हो गई। एक सॉफ्टवेयर का नाम आया ईआरपी इन द वर्ल्ड। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया? मगर ईआरपी बनाने के लिए जिस कंपनी ने भी सबसे पहले ये ईआरपी बनाया, उसने ये किया कि उसने दुनिया के टॉप के 255 चार्टर्ड अकाउंटेंट इकट्ठे किए और करने के बाद एक सिस्टम बनाया जो कि जिसका नाम रखा फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम या अकाउंटिंग सिस्टम। अब उसने कहा कि पूरी दुनिया में फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आएगा तो वो सारे इश्यूज इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी सॉल्यूशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन को 100 प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपके पास अभी 10 प्रॉब्लम आ रही हैं,
तो आप ये एक दफा ही वन टाइम ये सॉफ्टवेयर लेंगे, आपकी 10 प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, 90 पड़ी होंगी जो आपने सिर्फ चेक बॉक्स को क्लिक करते जाना है, वो चीजें इनेबल होती जाएंगी। तो 90 पड़ी हुई है, आपको हर बार सॉफ्टवेयर उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। और ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी हम किताबें भी पढ़ते थे और जिनके हम आर्टिकल्स भी पढ़ते थे, ये उन्होंने दुनिया के टॉप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलके एक मॉड्यूल बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया। इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो भी बने उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे उसको रिमाइंडर ना देना पड़े, बल्कि सिस्टम मुझे बताए कि कौन सी चीज कब ड्यू होने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की ट्रेनिंग थी, गूगल ने मेरे पास ही गूगल के कैलेंडर के अंदर ये मीटिंग ऐड हुई हुई थी। अब उसने मुझे अलर्ट जारी किया कि आज इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग है। अब गूगल ने मुझे ये चीजें बताई, तो मैंने उनको जो है वो उसके ऊपर से देखते हुए, उस चीज को देखते हुए मैंने वो मीटिंग को अटेंड किया। इसी तरह अगर एक एम्प्लॉय हायर होता है, उसको हायर करने के बाद उसका 3 महीने प्रोबेशन पीरियड है। अब वो प्रोबेशन पीरियड के 3 महीने प्रोबेशन पीरियड के बाद उसको एक लेटर जाना है परमानेंट का। अब एक कंपनी के अंदर अगर 5,000 एम्प्लॉयज हैं, तो एचआर मैनेजर को हो सकता है कि वो ये भूल जाए कि किसके 3 महीने पूरे हो गए हैं, किसके 6 महीने पूरे हो गए हैं। हो सकता है कि वो भूल जाए, मगर सिस्टम का काम ये है कि वो उसको रिमाइंडर कॉल्स दे। ठीक है, कि ये इसकी ड्यू हो चुकी हुई है, इसकी बर्थडे आने वाली है, इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, इसके लिए ये वाला पैकेज है। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इसकी छुट्टियां ज्यादा हो गई हैं, ये अपने कोटे को पूरा कर चुका हुआ है, तो सिस्टम में रिमाइंडर देता है। सिस्टम वो काम करेगा जो ह्यूमन किया करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ह्यूमन को निकाल रहे हैं, मगर एक सिस्टम को, यूनिफाइड सिस्टम को हम उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रीज। मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैं दोनों प्रोस्पेक्ट से बात करूंगा, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी बात करूंगा और एज एन सीईओ के तौर पे भी बात करूंगा। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है जॉब लेने के लिए, तो मैं उससे पूछता हूं कि इन विच इंडस्ट्री यू वांट टू वर्क। अब इंडस्ट्री का जब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा इंडस्ट्री कितनी तरह की है, उसको नहीं पता होता। और फिर वो कहता है जी मुझे जो पढ़ाया गया था उसमें तो इंडस्ट्री का नहीं बताया गया था। अब मैं ये कंप्लेंट उसकी नहीं लूंगा कि मैं अब आपकी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पता करूं कि आप लोगों ने इसको इंडस्ट्री का क्यों नहीं बताया कि कितनी तरह की इंडस्ट्री है। ये मेरा पूछना बनता ही नहीं है। मैं उससे पूछ रहा हूं कि आपका क्लियर गोल क्या है। वो कहता है जी अभी तो फिलहाल जॉब है। तो मेरे लिए वो जॉब इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका पैशन किस चीज में है, वो करना क्या चाह रहा है, और क्या वो राइट जगह पे है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो मैं उसको देखते हुए जब मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ अगला, इंडस्ट्रीज टाइप कितनी है, तो ये आपके सामने कुछ इंडस्ट्रीज की टाइप हैं जो मैंने मेंशन की हुई हैं। जैसे एनर्जी यूटिलिटीज की एक इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इज बेसिकली, आप कहते हैं कि ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो एक ही तरह के काम करती हैं, उनको हम इंडस्ट्री कह रहे हैं। मेटल, मटेरियल, केमिकल की हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट एंड सो ऑन। उसके बाद इन्हीं इंडस्ट्री के सेक्टर और आगे सब सेक्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल एनर्जी एंड यूटिलिटीज के ऊपर टाइटल में दिया हुआ है, उसके सेक्टर्स क्या हैं, उसके सब सेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, मैं इसको अगर आसान अल्फाज में यूं डिफाइन करूं कि मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन इंडस्ट्री एक है, उसके सेक्टर में आगे आ जाती हैं क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्यूशन सेंटर्स। ठीक है, उनके आगे फर्दर सब सेक्टर आ जाते हैं कि हम उसके अंदर से डिफाइन करें, तो हर एक के प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। ट्यूशन सेंटर ये एकेडमी का तरीकेकार कुछ और है। ठीक है,
और अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो उसका तरीकेकार कुछ और है, कॉलेजेस की बात करूं तो वो एनुअल सिस्टम पे चलते हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो वो सेमेस्टर सिस्टम पे चलते हैं। इसी तरह आगे मूव ऑन करते जाएं तो ये सारी चीजें सेक्टर और सब सेक्टर के अंदर आती हैं। अच्छा, अब इन सारे सेक्टर्स और सब सेक्टर्स जो कि बेतहाशे हैं, इनके लोग कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं। एक बंदे ने सारी जिंदगी क्या कहते हैं ऑयल रिफाइनरी के अंदर काम किया हुआ है, या किसी ने सारी जिंदगी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के तौर पे काम किया हुआ है, ये उसकी स्पेशलाइजेशन बन चुकी हुई है। हम इसको कैसे देखते हैं? अब आने लगा हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है ईआरपी का। ईआरपी का टॉपिक क्यों जरूरी है और इसके अंदर क्या चीज बताने वाली है, वो मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ सर। इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो रैंकिंग है, ये मैंने नहीं की हुई सर, ये पूरी दुनिया की है। पहली कंपनी है जिसका नाम है एसआपी। एसआपी स्टैंड फॉर सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट। ये कंपनी कैसे फॉर्म हुई, मैं आपको भी इसका बताता हूँ। ये जर्मनी की कंपनी है, पूरी दुनिया में इसका ईआरपी बिक रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका ईआरपी लगाया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर लिखा ये डिप्लॉय हुआ है। मैं इसकी एग्जांपल्स अगर देने लगूँ तो आपके एयरलाइंस के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है, आर्मी में भी यही एसआपी यूज़ हो रहा है, और क्या कहते हैं रेलवे के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है, और आपके नादरा में भी इसी तरह ये यूज हो रहे हैं। तो ये ईआरपी आपके जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, दे आर यूजिंग देन ईआरपी सिस्टम। दूसरे नंबर पे ऑरेकल कंपनी का नाम आ रहा है। ऑरेकल बेसिकली वेल नोन कंपनी है डेटाबेस से रिलेटेड, तो ये भी अपना ईआरपी बेचते हैं। एक कंपनी आ रही है माइक्रोसॉफ्ट, इसका आप लोग जानते हैं, बिल गेट के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नाम से भी जानते हैं। तो इसी ने अपना भी एक इसका ईआरपी है। इसी तरह एक कंपनी का नाम सेज है, और सेज की भी अपनी कुछ प्रोडक्ट है, ये भी अपना ईआरपी बेचते हैं। और एक कंपनी है ओडो। ये ओडो कंपनी भी ईआरपी अपना सेल करती है। ईआरपी की क्यों ज़रूरत और कैसे ये इस्तेमाल होता है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, एसएपी कंपनी जर्मनी की है और पाकिस्तान में इसने अपना ऑफिस जो बनाया है, जो कि आप कहते हैं ब्रांच ऑफिस है, ये कोई 2014 के अंदर 15 के अंदर पाकिस्तान में आए हैं। मगर उससे पहले से एसएपी कंपनी ने यहाँ के जो वेल नोन सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, उनके साथ मिलके इन्होंने अपना जो है ईआरपी सेल किया इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, इसका तरीकेकार ये होता है कि एसआरपी आपके पाकिस्तान के कोई सॉफ्टवेयर हाउसेस देखते हैं जिनका एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल 20 साल का है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरीज हैं, ये उनके साथ अपनी अलाइंसेस करते हैं। और अलाइंसेस करने के बाद ये क्या कहते हैं, उनको अथोराइज करते हैं कि दे कैन सेल एसआपी ईआरपी। तो पाकिस्तान में जिनके साथ इन्होंने अलाइंसेस की हैं, उनमें बहुत सारी अब तो कंपनीज हैं, मैं एक दो के नाम ले रहा हूँ। एक एबकस कंसल्टिंग है, और एक एक्सीलेंस डिलीवर्ड कंपनी के नाम से है, और भी इस तरह की काफ़ी हैं। ऑरिकल जो है, इन्होंने भी इसी तरह सेम एज इट इज एसआपी की तरह यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ मिलके इन्होंने ये काम किया। और उसमें ऑरेनेट एक कंपनी का नाम है, एक फर्गॉसन है, जिनके साथ मिलके ये ऑरिकल की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने मेजॉन के साथ, सिस्टम लिमिटेड के साथ, ओ कंसल्टिंग के साथ अपनी लाइसेंस की हैं, और करने के बाद ये भी पाकिस्तान में डिप्लॉय कर रहे हैं। ओडो इसी तरह, जैसे आईडीटी है, फ्यूचर सिंक आईटी है, इस तरह की और कंपनीज है, 20-22 कंपनीज हैं जिनके साथ मिलके कर रहे हैं। अच्छा, हमारी कुछ लोकल कंपनीज में जैसे नेट सोल है, ठीक है, और सिस्टम लिमिटेड है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने भी अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के पूरी दुनिया में भी बेच रहे हैं और पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं। इनके अपने ईआरपी हैं, वो ब्रांडेड आ जाते हैं, ये जरा हमारे कस्टमाइज आ जाते हैं। एसआरपी की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसकी एक छोटी सी आपको स्टोरी के तौर पर सुनाता हूं, ताकि आपको ये हमेशा ये चीज़ याद रहे। इसके अंदर ना, एसआरपी की मैं बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि बैक इन 1970s,
1970s के अंदर कुछ 5 लोग थे जो कि आईबीएम में काम करते थे, और उन पांचों लोगों ने मिलके एक प्रोडक्ट तैयार की जिसका नाम रखा MRP1। MRP1 स्टैंड फॉर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग करता क्या था? मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने डिजाइन किया था जो आपके मटेरियल को वेस्ट होने से बचाता था, और आपको बताता था कि आपको कब कब मटेरियल चाहिए, कितना कितना चाहिए, ताकि वो वेस्ट भी ना हो और उसकी यूजेज प्रॉपरली होनी चाहिए। ये सॉफ्टवेयर वो 5 लोगों ने, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे गैरेज के अंदर क्या कहते हैं, स्टीव जॉब ने अपना काम शुरू किया, इसी तरह बिल गेट ने काम शुरू किया, इसी तरह इन्होंने भी 5 दोस्तों ने मिलकर ये सॉफ्टवेयर बनाया था। और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उन्होंने इसको डिप्लॉय किया, बड़ी बड़ी कंपनीज में देना शुरू किया, तो लोगों को इसका बड़ा फायदा हुआ। अब जब आईबीएम को पता चला कि हमारे ही लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो उन्होंने उनको ऑफर की कि आप इसको आईबीएम के नाम से बेचें। तो यहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको आईबीएम के नाम से नहीं बल्कि कंपनी रजिस्टर कराते हैं, उस कंपनी के नाम से बेचेंगे। तो एसआरपी एक कंपनी उन्होंने रजिस्टर कराई बैक इन 1970s, और उसकी प्रोडक्ट का नाम है MRP1, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, जो उन्होंने पहली प्रोडक्ट इन 1970s में बनाई। अच्छा, इसको वो बेचते रहे और कंपनियों को इसका फायदा होता रहा। अच्छा, अब मैं इस चीज को और एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ थोड़ा सा एमआरपी को कि ये कैसे करते हैं, तो मैं इसकी एग्जांपल आपको यूं दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल बशीर दारुल माही है, या सरदार मछली वाले हैं, या सदीक मछली वाले, मैं उनकी एग्जांपल देने लगा हूँ। ये क्या करते हैं कि ये ना सारी मछली को खरीदते हैं, और खरीद के ये अपने स्टोर में, वेयर हाउस में वो मछली को रखवा देते हैं, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में रखवा देते हैं, और रखवाने के बाद डेफिनेटली वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वहाँ पे गार्ड भी चाहिए, वहाँ पे इन्होंने पानी, गैस, एवरीथिंग दे नीड दैट। अच्छा, अब जब रिटेल स्टोर के ऊपर जहाँ जहाँ पे इनके पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, वहाँ पे मछली जब डिमांड आती है और भिजवानी होती है, तो इनके ट्रक भी अपने होते हैं, इनके रिसोर्सेज भी अपने होते हैं, ये वहाँ से लोड करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर भिजवाते हैं, और भिजवाने के बाद ये वहाँ पे उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो मैं ये कहने लगा हूँ कि ये रॉ मटेरियल को अपने पास रखते हैं वेयर हाउस में, और वहां से पॉइंट ऑफ सेल जहां पे उसको सेल करना होता है वहां तक पहुंचाते हैं। अब इनकी कॉस्ट लग रही है। कॉस्ट को मैं अगर यूं डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, 3 चीजें इनकी इस चीज के ऊपर लग रही हैं। टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, रिसोर्सेज भी लगते हैं। जबकि ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ये चीजें मिनिमाइज होनी चाहिए, और जो चीज मैक्सिमाइज होनी चाहिए वो रेवेन्यू है। अब हो क्या रहा है कि अगर ये 300 रुपए किलो मछली खरीद रहे हैं रॉ फॉर्म में, उसको अपने पास रखते हैं, फिर उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, ट्रक इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की सैलरीज हैं, उस जगह का रेंट है, बिजली का बिल है, सब चीजें करने के बाद पॉइंट ऑफ सेल पे जाके जब वो उसको मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए का बेच रहे हैं, तो इनको तो 700 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। मगर वो जब अपनी एंड पे कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है उनको 100 रुपया या 200 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स इट। अब उनको ये नहीं समझ आ रही कि खरीदी हमने 300 रुपए में थी, बेची हमने 1,000 रुपए में है, 100-200 रुपए की एवरेज का मार्जिन क्यों आ रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा। फिर वो अपनी प्राइस को और बढ़ाते हैं, कभी 1,200 करते हैं, कभी 2,000 करते हैं, कभी 2,200 करते हैं। असल में ईआरपी हमारा ये कहता है कि बजाय मैं आपके रिसोर्सेज को कट करने लगा हूं, मैं आपके टाइम को कट करने लगा हूं, मैं आपकी कॉस्ट को कट करने लगा हूं। अब ये ईआरपी आपको ये कहता है कि हम इसको यूं लेके चलते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन सारे दिनों में आपकी कितनी कंजम्पशन है पहले आप वो बता दें। फिर जब वो कंजम्पशन हमारे सामने आ गई,
तो फिर हम ये करते हैं कि हम जिस वेंडर से मछली खरीद रहे हैं हम उसको एक प्लान दे देते हैं। प्लान ये देते हैं कि आपने ये मछली को मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल में भिजवाना है, एक दिन पहले भिजवाना है या आपने सेम डे पे भिजवाना है। ये ट्रक के खर्चे, कोल्ड स्टोरेज के खर्चे, बिजली पानी गैस के खर्चों से आपकी जान छूटती है और आपके पास पॉइंट ऑफ सेल पे उतनी डिमांड जितनी आप यूजेज कर रहे हैं उतनी आपके पास पहुंच जाती है। तो मेरे पीछे से टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज कट हो जाते हैं। नंबर 2, अगली बात ये आ जाती है कि मुझे कैसे पता चले मंडे को कितनी डिमांड है। अब मैं बात करने लगा बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मुझे कैसे पता चले कि कल की डिमांड कितनी है? मैं लास्ट वीकेंड के ऊपर या लास्ट वीक में से मंडे को देख के बता सकता हूँ। अच्छा, उस वक्त अगर डाटा ठीक नहीं था या उस वक्त एक्यूरेट नहीं था तो फिर हाँ, फिर मैं ये कर सकता हूँ, उससे पिछले हफ्ते में जा सकता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं 6 महीने पिछले वाले उनके डेटा को उठा लूं और उसके ऊपर मैं अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हुए एक एवरेज निकाल लूं तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल सकता है। अब आप 6 महीने से पीछे 6 साल के ऊपर चले जाएं तो मेरे ख्याल में डेटा मेरे पास काफी ज्यादा आ जाएगा और मेरे लिए ट्रेंड निकालना और उसकी कंजम्पशन निकालना और आसान हो जाएगा। ओके, अब ईआरपी करता क्या है? ईआरपी आपके लास्ट 6 ईयर 10 ईयर्स के डेटा को लेता है और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करता है। फ्यूचर की प्रिडिक्शन जब वो करता है कि आपको कितना सामान चाहिए फॉर टुमारो और नेक्स्ट वीक और फॉर द मंथ, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, आपको कितना सामान चाहिए ये आपको प्रिडिक्ट करके बताता है। अब मैं आपको एक दूसरी एक बड़ी मजेदार एग्जांपल देने लगा हूं। आपने केएफसी भी खाया, आपने मैकडोनल्ड भी खाया। मैं केएफसी मैकडोनल्ड की एग्जांपल देने लगा हूं। यहाँ पे ईआरपी चल रहा है। आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पर जाते हैं और अब मैं दो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर आपके साथ कैसा है और कंज्यूमर का बिहेवियर विद ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये दोनों आमने सामने रखूंगा ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। आप मेरी इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? अब एक लड़का है, उसका नाम है नवाज। नवाज साहब जाते हैं मैकडोनल्ड खाने के लिए या केएफसी खाने के लिए। अब वो वहां पर जाते हैं, अब वो सोच के गया है कि मैंने जिंगर मील खाना है और जिंगर मील की प्राइस उसके दिन में है 350 रुपया, वो खाता रहता है। अब वो जैसे ही एंटर होता है दरवाजे से अंदर और एंटर होकर देखता है तो मैकडोनल्ड के अंदर सामने एक रिसेप्शन बनी हुई है और रिसेप्शन के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है एक, जिसके ऊपर हर एक मील की पिक्चर है अलॉन्ग विद द प्राइस। जिंगर है, डबल जिंगर पैटीज है, मैक अरेबिया है एंड सो ऑन सारे। वो उनको देखता है। अब ये कंज्यूमर का बिहेवियर है कि उसने एंटर होकर ना एक दफा देखना जरूर है, जबकि वो सोच के आया हुआ है मैंने जिंगर ही लेना है। अब वो देख रहा है एक तस्वीर है थोड़ी बड़ी हुई हुई है, पहले नंबर वाली तस्वीर हमेशा बड़ी होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, पिक्चर को बड़ा करके दिखाओ। अब वो जैसे ही आगे जाता है सामने रिसेप्शन में उसके पास अगर मेल है तो सामने फीमेल खड़ी हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, अगर मेल आया है तो फीमेल खड़ी हो जाएगी, अगर फीमेल आई है तो मेल खड़ा हो जाएगा। क्यों? इससे कम्युनिकेशन गैप कम हो जाता है। अगर मेल मेल हो तो मेल जाके उसे कह सकता है यार आपकी कौन सी चीज अच्छी है पहले वो बताएं, ठीक है, और यार क्या चीज खानी चाहिए, डिस्कशन लंबी हो सकती है। जब फीमेल सामने खड़ी हुई है और मेल आया है और उसने आके उससे लड़की ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट सर। अब समझ नवाज साहब को कुछ नहीं आई, मगर नवाज साहब ने फौरन कहा कि जिंगर दे दे। उसने कहा विद चीज और विदाउट चीज सर। अब उसे इतनी तेजी में बोला कि वो भी ना समझ आया, उसने कहा जी जी। अब वो कुछ टच कर रही है डेस्कटॉप के ऊपर, उसने आपसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट सर, आपने कहा जी जिंगर, उसने जिंगर सेलेक्ट किया।
विच चीज और विदाउट चीज, आपने कहा हाँ जी, उसने चीज ऐड कर दिया। अब उनसे फौरन पूछा फ्राइज आप लेंगे, लार्ज लेंगे, स्मॉल लेंगे, मीडियम साइज लेंगे। अब आप इतने सामने खड़े में, ज्यादातर लोग पीछे टर्न करके ऊपर नहीं देखते कि जो मैंने मील सेलेक्ट किया उसमें क्या क्या ऑप्शन थी, क्या क्या नहीं थी। अब इज्जत वो कहता है इसी में है कि वो जो पूछ रही है उसका जवाब दिया जाए, हाँ फ्राइज कर दें, अब लार्ज कर दें। वो उसने कुछ क्लिक किए और लार्ज फ्राइज ऐड कर दिए। फिर उसने पूछा कि जी आप कोल्ड ड्रिंक में कौन सी लेंगे, कोक लेंगे, आप फैंटा लेंगे, या आप स्प्राइट लेंगे, या वट एवर इज। आपके पास फिर टाइम नहीं मिला, आपने फिर आगे से कहा नवाज साहब ने कि मुझे लार्ज वो कोक दे दें। तीनों चीजें ऐड होके बिल उसने आपको कहा कि काइंडली 750 दे दें। अब आपका देन था 350 का, बिल चला गया 750 पे। इस देर तब नवाज साहब की इसी में है कि इसकी जेब से 1000 का नोट निकले। ये 1000 का नोट निकालते हैं और निकाल के उसको देते हैं। और वो पीछे टर्न करती है, पहले तो चेंज दे देती है, फिर टर्न करती है, पीछे से एक बर्गर उठाती है, फ्राइज और बॉटल उठा के वो आपको बैग में डाल के या आपको ट्रे में डाल के दे देती है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि मैकडोनल्ड और केएफसी का दावा है कि हमारे बर्गर की लाइफ, जिसको वो टेस्ट बोलते हैं, दैट इज ओनली फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, ये उनका दावा है, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट जब वो बनता है उसके बाद 5 मिनट तक उसका टेस्ट होता है, वो जो आप खाना चाह रहे हैं। 5 मिनट के बाद वो टेस्ट नहीं रहता उसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 मिनट के बाद अगर कोई बर्गर उनको पड़ा रह गया तो वो क्या करते हैं। तो दिस इज ट्रू इन पाकिस्तान के उस बर्गर को उठा के बिन में फेंक देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि 5 मिनट से पहले वो बर्गर सेल आउट हो जाता है। ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट वहां पे काम करते हैं, ये वो भी बताते रहे, इसलिए ये इंफॉर्मेशन भी ऑथेंटिकेटेड है। अच्छा, 5 मिनट में बर्गर आपका, अब उसने कितनी देर में ऑर्डर लिया, पहला क्वेश्चन ये। कुछ लोग कहते हैं 2 मिनट, कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट, कुछ लोग कहते हैं 10 मिनट। तो मैं जब ट्रेनिंग करा रहा होता हूँ तो मैं ना अपनी फिंगर्स के ऊपर काउंट करता हूँ कि 10 सेकेंड को काउंट करें जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर 10 सेकेंड बहुत टाइम होता है। जब किसी बच्चे से इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो 5 सेकेंड से 10 सेकेंड खामोश रहे, तो क्वेश्चन पूछने वाले को समझ आ जाती है कि इसके पास इसका जवाब नहीं है। ठीक है, 10 सेकेंड बहुत टाइम होता है। ये ऑर्डर उसने जो आपसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट से लेके आपके कैश वापस देने तक और आपको चीजें उठा के वापस देने तक 1 मिनट का टाइम लगता है। लेस देन अ मिनट आपका ऑर्डर आपको दे दिया जाता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि 3:40 पे नवाज नाम का कोई बंदा आएगा और जिंगर खाएगा, विच चीज वाला खाएगा, ये सिस्टम को कैसे पता है। अगर आप इसको थोड़ा सा जरा बैकएंड से देखें तो जो अ, पीछे किचन में लोग काम कर रहे हैं उनके पास एलईडी के ऊपर ऐसे ऑर्डर जनरेट हो रहे होते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज के रेट आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कैसे और किस बेस पे आ रहे होते हैं। ईआरपी आपके पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, जो 6 महीने का या 6 साल का या 10 साल का है, उसको देखते हुए खुद ही ऑर्डर जनरेट कर रहा है। 3:40 पे 2 जिंगर बना दो, किचन वाले को कह रहा है, अभी नवाज साहब तो आए नहीं है, तो वो कह रहा है 2 जिंगर बना दो। 3:41 पे 3:41 पे वो उसको आगे 4 बर्गर का और ऑर्डर जनरेट कर रहा है, ये बना दो। 3:42 के ऊपर वो उसको कह रहा है 1 बर्गर बना दो। अब ये जितने बर्गर किचन वाले को पीछे नजर आते जा रहे हैं ऑर्डर वो बनाता जा रहा है। अब आगे हो क्या रहा है, अब मैंने जो वर्ड यूज किया इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि पीछे किचन वाले के पास जो ऑर्डर आ रहा है वो जब बन के आगे शेल्फ पे आ जाता है, तो शेल्फ का जो सिस्टम है जिसको मैं डेस्कटॉप बोल रहा हूँ, जहाँ पे वो लड़की ने खड़े हुए ऑर्डर
एंटर किया था, वहां से वो एंटर करती है तो पीछे वाले के साथ वो टैली करता रहता है कि ये ऑर्डर भी चला गया, अगले अब इतने बना दो, अब अगले इतने बना दो। क्वेश्चन ये है कि सर अगर ये वाली बात ट्रू है तो ये तो फिर सिस्टम पीछे किचन वाले को कहता रहेगा बनाते जाओ बनाते जाओ, आगे अगर कस्टमर ना आए तो फिर ट्रू कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? वही काम करती है कि अगर पीछे वाले को कहा 340 पे 2 बर्गर बना दो, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वो निकल जाने चाहिए और वो नहीं निकले, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए पीछे ऑर्डर को मिनिमाइज करना शुरू कर देता है कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल टुडे। जो ऑर्डर जिस तरह जाने चाहिए थे नहीं जा रहे, रोकना शुरू करता है, एकदम बंद नहीं करता, रोकना शुरू करता है। जैसे बारिश होगी बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एहतजाज कहीं पे हो रहा है और वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे, इस तरह की सिचुएशन में सिस्टम ऑटोमेटिकली पीछे किचन वाले को बताता जा रहा था कि स्लो डाउन द प्रोसेस। नंबर वन। नंबर टू, अगर ये चीजें इस तरह ठीक चल रही होती हैं तो यही ईआरपी सिस्टम आगे स्टोर में मैसेज भेज रहा होता है कि नेक्स्ट वीक एक दिन में कितने बर्गर बिकेंगे, उससे नेक्स्ट वीक कितने बिकेंगे, कितनी पैटीज चाहिए, कितना सैलेड चाहिए, कितने बन चाहिए, ये सारी प्रिडिक्शन करके वो आगे साथ साथ भिजवा रहा होता है। प्लानिंग साथ साथ चल रही होती है, ठीक है, कि कितने और चीजों को हमने पहले से बाय करके रखना है या कितने यूज हो सकते हैं। तो आगे फोरकास्टिंग भी कर रहा है और बैकएंड के वाले डेटा को एनालिसिस भी कर रहा है और करंट वाली सिचुएशन को भी देख के चीजों को डिफाइन कर रहा है। दूसरी लाइव एग्जांपल आपको देता चलूं सर, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में भी ईआरपी ऑरेकल ईआरपी चल रहा है। अब इस ईआरपी से क्या इंफॉर्मेशन वो निकलती है जो हॉस्पिटल वालों के पास जाती है, वो भी आपके सामने रख दो सर। जितने लोग टेस्ट करवाने आ रहे हैं वो अपनी जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके ऊपर एज लिखी होती है, नेम लिखा होता है, ब्लड ग्रुप होता है, एड्रेस लिखा होता है, जेंडर लिखा होता है, मेल है या फीमेल है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई। नंबर वन। आपने टेस्ट कराए, टेस्टों की रिपोर्ट्स उनके पास आ गई। नंबर टू। नंबर थ्री, अल्लाह ना करे अगर कोई कैंसर है तो सिस्टम आपको ये एनालिसिस करके बता सकता है कि लाहौर शहर के अंदर कितनी सोसाइटीज, कितने टाउन्स हैं, उनमें से जो जो पेशेंट इनके पास आ रहे हैं जिस जिस एड्रेस का, उसको कौन कौन सा कैंसर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मॉल टाउन वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे लिवर कैंसर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जौहर टाउन वाली साइड पे चले तो ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है। तो वो डेटा के ऊपर वो आपको एक प्रिडिक्शन करके देता है कि ये कैंसर के पेशेंट इतने ज्यादा इस जगह से आ रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला कैंसर है, इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं। वहां पे आप स्टॉल लगाएं, कैंपेन करें, लोगों के अवेयरनेस दें, जो लोग नहीं आ रहे टेस्ट कराने उनको भी पता चले कि वो आके अपना टेस्ट करवाएं। सेम एज इट इज वो साथ में आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है और साथ में बता रहा है कि अगर इसी रफ्तार से पेशेंट आते रहे तो आपको नेक्स्ट मंथ में कितने बेड्स चाहिए, कितने डॉक्टर्स चाहिए, आपको कितनी मेडिसिन चाहिए, वो आपको साथ में ये भी बता रहा है और साथ साथ में आपको ये भी गाइड कर रहा है कि सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ में नहीं, 1 साल में, 5 सालों में, 10 सालों में क्या सिचुएशन होगी, वो भी आपको प्रिडिक्ट कर रहा होता है। ठीक है, दोनों को सामने रखूं तो मैं कहता हूं कि ये आज के डेटा के ऊपर 5 साल की प्रिडिक्ट कर रहा है। जैसे मैंने केएफसी और मैकडोनल्ड की भी एग्जांपल दी, मैं कहता हूं कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या 5 साल अगले लोग जिंगर ही खाते रहेंगे और ये जिंगर का ही आपको डेटा देता रहेगा? आंसर इज नो। जैसे जैसे लोगों की डिमांड चेंज होगी, सिस्टम के अंदर वो इनपुट होती जाएगी और उसके ऊपर वो प्रिडिक्शन करता जाएगा कि अब लोग जिंगर से उठ के मैकेरेबिया के ऊपर जा रहे हैं, वो ज्यादा चल रहा है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दो। गॉट इट? अगर मैंने कहा मेरी बात पे आपको यकीन ना आए तो आप मैकडोनल्ड जाएं और जाके उनसे कहें कि मुझे जिंगर चाहिए, और वो आपसे चीज, वो विदाउट चीज की बात करें उसको थोड़ा सा विदाउट मायोनीज चाहिए, ठीक है, या विदाउट मुझे सैलेड चाहिए। आप जब ये वाला ऑर्डर करेंगे देखिए आपके साथ क्या होता है, वो आपको कहेंगे ओके सर, आप साइड पे हो जाएं, आप वेट कर लें, आपका ऑर्डर अभी हम बनवा के आपको देते हैं।
क्यों? क्योंकि ये अनयूजुअल ऑर्डर है, ये वो रूटीन ऑर्डर नहीं है जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, ये वो ऑर्डर है जिसमें कोई चीज आपने डिफरेंट बताई है। अब वो सिस्टम में एंटर होगी, अगर तो एक आधे के साथ है तो फिर वो इसको इग्नोर करेगा। अगर काफी लोग अपने ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम भी अपने आप को चेंज करता है। तो मैंने ये आपको ईआरपी की एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको शौकत खानम की एग्जांपल दी, मैंने आपको फिश फरोश की एग्जांपल दी, मैंने आपको इसके अंदर क्या कहते हैं मैकडोनल्ड केएफसी की एग्जांपल दी, मैंने आपको बताया टाइम कैसे बचता है, कॉस्ट कैसे बचती है, रिसोर्सेज कैसे बचते हैं, और रेवेन्यू कैसे कंपनीज का ऊपर जाता है। एसएपी कंपनी जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये मैंने एक स्लाइड आपके सामने ओपन की है जिसमें लिखा हुआ है 1970s के अंदर इन्होंने पहली प्रोडक्ट बनाई मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, जिसका काम क्या था कि आपको बताना कि मटेरियल पहले से लेके ना रखो, डिमांड के अकॉर्डिंगली लेके चलो। जब ये 1977 से या 1972, कई जगहों पे 1972 पे आता है और कई जगहों में 1977 आता है, तो जब ये प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन गया तो कंपनियों ने इनसे रिक्वेस्ट की एसएपी कंपनी से कि आप हमें मटेरियल की रिसोर्सेज की प्लानिंग करके दी है, अब हम हमें आप मैन्युफैक्चरिंग की रिसोर्सेज की प्लानिंग भी करके दें कि किस चीज में कितना मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वेस्ट ना हो। तो इन्होंने अगला सॉफ्टवेयर जो बनाया 1980s के अंदर, इट वाज मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब एमआरपी 1 आ गया, एमआरपी 2 आ गया। अब 1990s के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि 19 इनके आर्टिकल में आता है 1988 में इन्होंने एक दूसरी प्रोडक्ट तीसरी प्रोडक्ट लॉन्च की विद द नेम ऑफ ईआरपी। अब इस ईआरपी के वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कंपनी कह दें या आप ऑर्गेनाइजेशन कह दें। कंपनी, वो कंपनी, हम कंपनी उसको कहते हैं जिसके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बोलते हैं जिसके नीचे डिपार्टमेंट होते हैं। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को हम क्लाउड की दुनिया में इंटरप्राइज बोलते हैं। तो हम कंपनी कहें या इंटरप्राइज कहें, बात एक ही है, इंटरप्राइज के रिसोर्सिस की प्लानिंग ऐसी करो कि टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज कट हो जाए। सब एक, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि टाइम कॉस्ट एंड रिसोर्सेज कम हो जाए। अब इसको काम करने के लिए उन्होंने ईआरपी के अंदर जो अगली चीज दिखाई वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखें कंपनी के डिपार्टमेंट्स होते हैं, अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, प्रोक्योरमेंट का है, सेल्स का है, क्वालिटीज का है, और भी बहुत सारे होंगे डिपार्टमेंट। अब इस ईआरपी में उन्होंने क्या किया कि पहले अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहे थे, एमआरपी 1, एमआरपी 2। अब उन्होंने क्या किया, एक नाम दे दिया ईआरपी का, उसके नीचे उन्होंने हर एक ये डिपार्टमेंट के से रिलेटेड मॉड्यूल बना दिए। अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के अंदर, और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर बना उसका नाम फाइको उन्होंने रखा, FIFCO इसको कहते हैं, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स, उसका उन्होंने HRM के नाम से नाम रख दिया, मॉड्यूल का नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी या डिपार्टमेंट्स के जो नीचे कंपनी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इधर ईआरपी की जुबान में वो डिपार्टमेंट्स को हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये इन्होंने फाइको, HR, PP, MM, SD, QM, BI, ये सारे मॉड्यूल्स बना दिए और सारे बना के इनका सोल्यूशन दे दिया टू कंपनीज के डिपार्टमेंट्स को। अच्छा जी, अब मैं ऊपर जाता हूँ, एमआरपी 1 भी कवर हो गया, ये इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। सबसे पहली कंपनी एसआपी है जिसने ईआरपी की प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जर्मनी की कंपनी है। इसके ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सबसे बड़ी जितनी भी दुनिया की टॉप 10 कंपनीज हैं वो एसआपी ही यूज करती हैं, टॉप 10 कंपनी अराउंड द वर्ल्ड। अब एसआपी ने ईआरपी की ऐसी रेवोल्यूशन लेके आए कि सबको ये चीज क्लियर भी हुई और लोग इसके ऊपर भी आना शुरू हो गए। इसी दौरान देयर इज वन नेम, ऑरेकल। ये बड़ी मजेदार स्टोरी है। जैसे मैंने आपको एसआपी का बताया कि 5 लोगों ने मिलके एक
सॉफ्टवेयर बनाया, एमआरपी का ट्राई किया मार्केट में, सक्सेसफुली बिक गया। फिर उन्होंने एमआरपी 2 बनाया, वो भी बड़ा अच्छा गया। फिर उन्होंने तीसरा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया विद नेम ऑफ ईआरपी, जिसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। एमआरपी 1 तो खुद एक मॉड्यूल है, एमआरपी 2 भी एक मॉड्यूल है। ईआरपी के नाम से मॉड्यूल्स का इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, और ये जितनी टॉप 10 कंपनी थी अराउंड द वर्ल्ड, इन्होंने उनको टारगेट किया हुआ था और उनको बेच रहे थे वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक दूसरी कंपनी है ऑरिकल। ऑरिकल मशहूर है एक डेटाबेस कंपनी के तौर के ऊपर, ठीक है। अब डेटाबेस क्या है कि जहां पे हमारा डेटा पड़ा होता है और डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, जैसे आपके लैपटॉप के अंदर एक डेटाबेस है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है। इसी तरह आपका मोबाइल है, उसके अंदर भी एक डेटाबेस है, उसके अंदर भी मोबाइल में डेटा पड़ा है। अब कुछ लोगों का डेटा क्लाउड पे पड़ा हुआ है, तो वो क्लाउड सर्विसेज यूज करते हैं, उसका पे करते हैं, उनकी क्लाउड सर्विसेज हैं। तो Oracle इज वेल नोन कंपनी इन डेटाबेसेस, और डेटाबेस इसकी दुनिया में नंबर 1 है। इस डेटाबेस को, नंबर 1 डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर फ्रंट पे होता है और हमेशा उसकी बैकएंड के ऊपर एक डेटाबेस लगी होती है। तो Oracle को जब पता चला कि SAP कंपनी मार्केट में वेरी इन और इसकी प्रोडक्ट बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो SAP कंपनी ने, सॉरी, Oracle कंपनी ने SAP को ऑफर दी कि आप अपने आप को हमें बेच दें। कुछ बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती हैं, तो Oracle बहुत बड़ी कंपनी थी उस वक्त की, तो SAP ने अपने आप को उनको बेचने से इनकार कर दिया, अपनी प्रोडक्ट भी बेचने से इनकार कर दिया और अपनी कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इसका अब रिजल्ट ये निकला, एक सेकेंड दीजिएगा। हेलो, जी जी, वालेकुम सलाम। मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके, अच्छा जी। तो अब Oracle कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी एज कम्पेयर टू SAP को, तो अभी बने हुए कुछ अरसा ही हुआ था। वेर एज Oracle जो है वो बहुत बड़ी कंपनी थी। Oracle ने, जब SAP नहीं बिका, तो Oracle ने उस वक्त के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो अपने ERP बना के बेच रहे थे उनको इकट्ठा किया। वैसे ही आपको एक नाम बताता हूँ, 3-4 नाम बता देता हूँ, जैसे उस वक्त के JD एडवर्ड, जैसे बान, जैसे पीपल सॉफ्ट, ठीक है, इस तरह की कंपनीज को ने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए थे। अब Oracle ने इन सबको इकट्ठा किया और उनको कहा कि मेरे लिए एक प्रोडक्ट बनाओ जो जो कि SAP का तोड़ हो, ERP का। इन्होंने प्रोडक्ट बनाई और बनाने के बाद इन्होंने कहा कि सर प्रोडक्ट तो बन गई है बड़ी अच्छी, मगर प्रॉब्लम एक है, और वो प्रॉब्लम ये है कि SAP ERP का मुकाबला नहीं है। तो उन्होंने कहा जी प्रोडक्ट फिर किसके लिए है? उन्होंने कहा जी मिड साइज कंपनी जितनी भी अराउंड द वर्ल्ड, आप उनको देखें, SAP को खेलने दें टॉप 10 कंपनी में, हम उनके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई, उसका पहली प्रोडक्ट का नाम था Oracle EBS एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशन। फिर उसके बाद उन्होंने इनहैंस किया, अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ 4-5 साल पहले उन्होंने नया वर्जन लॉन्च किया विद द नेम ऑफ Oracle फ्यूजन के नाम से, ठीक है। तो Oracle इज नंबर 1 इन डेटाबेस, इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये Oracle की अपनी स्लाइड है, हमारे पार्टनर कितने हैं, हमारे एम्प्लॉयज कितने हैं, हमारे कस्टमर कितने हैं। मिड साइज जितनी कंपनीज हैं वो Oracle के ERP को ले रही हैं। ये उसका कुछ एक छोटा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, इसको मैं 2 मिनट में सिर्फ यूं क्लियर करूंगा। जरा देखिएगा कि ये यूजर है, डेटा एंट्री करते हैं, और इधर सेंसर से कुछ डेटा आता है। ये डेटा 2 जगहों पे ऊपर जाता है, एक जाता है ये रिपोर्टिंग करते हैं एग्जेक्टिव्स को और मैनेजर को, और एक जाता है फोरकास्टिंग मॉडलिंग के लिए एनालिस्ट के पास। वो इससे फोरकास्टिंग, BI और वो सारे यूज करते हैं, और यहाँ से ये डेटा इनके पास होके जाता है ताकि कंपनी को डिसीजन लेने आसान हो जाए। ये Oracle का स्ट्रक्चर है। Oracle में भी जैसे मैंने आपको SAP के मॉड्यूल्स के नेम बताए हैं, तो आपके पास इस वक्त Oracle फ्यूजन के भी नेम आ रहे हैं, मॉड्यूल नेम। फाइनेंस के आ रहे हैं, गवर्नमेंट के आ रहे हैं, HR के आ रहे हैं, प्रोक्योरमेंट के आ रहे हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हैं Oracle के जो आपके सामने इस वक्त नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अब तीसरे नंबर पे आ जाती है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट इज वेल नोन इन विंडोज एंड ऑफिस प्रोडक्ट।
अब माइक्रोसॉफ्ट भी ऑफर देता है एसएपी का को अपनी कंपनी को भेज दें, या वो ये कहते हैं कि आप हमें मॉड्यूल्स को जो है ना उसको जरा क्या कहते हैं वो अपनी प्रोडक्ट हमें भेज दें। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने पास एक ईआरपी की प्रोडक्ट तैयार करता है, ईआरपी की प्रोडक्ट को तैयार करता है, और उसको तैयार करने के बाद उस प्रोडक्ट को माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का नाम देता है। तो नाम है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। पहले सॉल्यूशन था, फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक एग्जेप्टा आया, ठीक है, एग्जेप्टा, जीपी, नवीन, सोलोमन। उसके बाद एग्जेप्टा, जीपी, नवीन, सोलोमन, सीआरएम, ये सारी प्रोडक्ट जो हैं इनकी है। अब इसको माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है, ठीक है। जो यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा हर जगह पे। इसके भी मॉड्यूल्स के नेम मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इनकी एक प्रोडक्ट बड़ी है। अच्छा, ये प्रोडक्ट किन के लिए है? अगर एसएपी इज फॉर टॉप 10 कंपनी अराउंड द वर्ल्ड, ऑरेकल इज फॉर मिड साइज कंपनी, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, ठीक है। मगर जबकि माइक्रोसॉफ्ट क्लेम ये करता है कि मेरी दो प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 जो कि बड़ी कंपनीज के लिए है, और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स बिजनेस सोल्यूशन, बिजनेस सेंट्रल, जो कि छोटी कंपनीज के लिए हैं। छोटी और बड़ी कंपनी का लाइसेंसेस के रेट के ऊपर है। हर एक का मार्केट में एक शेयर है। एंटरप्राइज लेवल कंपनीज होंगी अराउंड $35 बिलियन की, मिड साइज $35 बिलियन की, ठीक है, स्मॉल बिजनेस 8 बिलियन के। तो इसने अपनी दो प्रोडक्ट बना के दोनों में खेल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि वो डीप कस्टमर रिसर्च रखता है, वो जितना वो अंडरस्टैंड करता है अपने कस्टमर को कोई भी नहीं रखता, क्योंकि यूजर फ्रेंडली पड़ा है। इसका मॉडल कुछ इस तरह का होता है। इस मॉडल में अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक्स हैं, प्रोडक्शन है, सेल्स के हैं, इसी तरह आईटी के लोग हैं। कोई भी बंदा आपने सुना होगा जैसे कि बाहर कोई भी बंदे की रिप्लेसमेंट विद इन एन आवर तैयार हो जाती है, और वो रिप्लेसमेंट इस तरह तैयार होती है कि सिस्टम ने उससे काम लेना है। कोई भी नया बंदा आता है, उसको 1 घंटे की सारी एक्टिविटी जॉब डिस्क्रिप्शन सिस्टम बना के देता है। तो वो कैसे बना के देता है कि सिस्टम में पहले केपीआई और जेडीज डिफाइन होती हैं। बंदा आके बैठता है, 1 घंटा उसको समझता है सिस्टम को, सिस्टम उसको खुद लेके चलता है। आखिरी वाली ये प्रोडक्ट है, दैट इज एन ओडो, ओडो ईआरपी। ये जो है ये भी यूरोप की एक कंपनी है, और ये 2005 में स्टार्ट हुई, 13 में, और 2014 में ओपन सोर्स है। सबसे क्या कहते हैं सस्ती प्रोडक्ट ये है ओडो की। इसके फायदे भी बड़े हैं। इसका लाइसेंस कॉस्ट इज वेरी लो। जहाँ पे एसएपी $1400-1500 या $5000 चार्ज करता है पर मंथ, वहाँ पे ये $130 पर मंथ चार्ज करता है, ठीक है। तो ओडो की भी एक प्रोडक्ट है। और अभी आ जाता है कि ये कोलैबोरेशन की एक पिक्चर है विद मेरी एसएपी के साथ, जो कि एसएपी की एक सक्सेस स्टोरी भी बनी थी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज लेके अब मैं आपको ये चीज यूं डिफाइन करूंगा कि अपॉर्चुनिटीज कैसे निकाली जाती हैं, लिंकेजेस कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैं ये बात करूंगा कि मैंने 2005 में मैंने एमएस किया इंफॉर्मेशन सिस्टम में फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फिनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। मैं पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान आने के बाद मैं टीचिंग में लगा रहा, और मैं काफ़ी अर्सा, यानी उसके बाद 1-2 साल मैंने टीचिंग की। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी बोरियत हुई कि मैं कोर्स पढ़ाता जा रहा हूँ, और मैं कोर्सेज का डॉक्टर जाकिर नाइक बन गया हूँ कि बुक खोले बगैर पेज नंबर दिस, डेफिनेशन दिस, केस स्टडी दिस, उसका सोल्यूशन दिस। तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी ग्रोथ करूं, अगर मैं अपने आप को वैल्यूएट करूं, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं अगर एक यूनिवर्सिटी से निकल के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, तो मेरे पास कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हर एक यूनिवर्सिटी चाहती होगी कि वो हमारे पास भी आए। तो 2006 के अंदर मैंने ये फाइंड आउट करना शुरू किया। तो मुझे अब ये पता चला कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को इंडस्ट्री कभी भी अपने पास हायर नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है? उसने लेक्चर तो दिलवाने नहीं है सर, सीधी सी बात है।
उसने क्या करना है, उसने अपनी प्रोडक्शन को, एचआर को, फाइनेंस को चीजें करवानी है और उसको प्रैक्टिकल लोग चाहिए। तो अब ये आ गया एक गैप एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ, एक प्रोफेसर का ताल्लुक विद इंडस्ट्री, जमीन आसमान का फर्क है। तो अब क्या किया जाए, इसका क्या तरीकेकार निकाला जाए? मैंने इसका तरीकेकार ढूंढने के लिए मैंने अपने आप को, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट था इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस स्कूल के अंदर में पढ़ाता था, मैं उसको हेड कर रहा था एज ए चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट। अब मैंने ये सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो बिजनेस पढ़ने आ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ने आ रहे हैं, आईटी पढ़ने आ रहे हैं, सप्लाई चेन पढ़ने आ रहे हैं, इनको मैं कैसे आईटी की तरफ लेके आ सकता हूँ। इनको लाने के लिए अब ये एक स्टोरी मैं आपको अपनी सुनाने लगा हूँ, जो कि आपके लिए भी एक लेसन भी हो सकती है और आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी एमएस डिग्री के साथ आई वांट टू गो इनटू द इंडस्ट्री, तो उसके लिए मुझे आई नीड सर्टिफिकेशन नंबर 1। सर्टिफिकेशन अब कौन सी है, मैंने अपनी फील्ड फाइंड आउट की, एक एसएपी है, एक ऑरिकल है, एक माइक्रोसॉफ्ट है, ये 3 थे उस वक्त। तो मैं एसएपी की सर्टिफिकेशन करना चाहता हूँ। ये 2006 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उस वक्त इसकी जो सर्टिफिकेशन की कॉस्ट थी वो 4.5 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान में थी। ठीक है जी। और ये 15 दिन की ट्रेनिंग थी, जिसमें आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ तैयारी करवाएंगे। कौन करवाएंगे? अबेकस वाले। वो आपको करवाएंगे, उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम जब आप देंगे तो आपके 80% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप उस 80% में से 79 मार्क्स लेते हैं तो आप फेल हैं। अच्छा, ये एग्जाम किसी एक मॉड्यूल का होगा, या MRP 1 या MRP 2 या फाइनेंस का या एचआर का, जो भी आप एक मॉड्यूल तैयार करते हैं ये उसका होगा। 4.5 से 5 लाख रुपया, 15 दिन की ट्रेनिंग, 9 to 5 आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। अब उस वक्त में अगर मैं अपनी सैलरी पैकेज देखूं तो बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर मेरी सैलरी थी 60K, 60,000। 4.5 लाख से 5 लाख देना एक मुश्किल काम था, मगर मैं बड़ा पैशनेट था कि मैंने ये सीखना है और मैंने इंडस्ट्री में जाना है। अब दूसरे नंबर के ऊपर जब मुझे समझ आई कि 4.5-5 लाख रुपए नहीं निकाल सकता, तो मैं ओरेकल की तरफ गया और पता चला कि ओरेकल यूनिवर्सिटी के नाम से एक जेल रोड पे है। मैं उनके पास गया, वो बंद हो चुकी हुई है। पता चला पिछले 2.5 साल से कोई इंडियन है ट्रेनर, उसने आना है और वो आके ट्रेनिंग कराएगा, और वो भी 15 डेज की ट्रेनिंग है। और उसकी कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए। ठीक है। वो करवाएगा और ट्रेनिंग करा के चले जाए। एग्जाम आपको ऑरिकल का अलग से देना पड़ेगा, पर पास करेंगे, 80% पासिंग मार्क्स आएंगे तो सर्टिफिकेट आएगा। 2.5 साल से तो ट्रेनर आ नहीं सका, तो सर मुझे समझ आई कि ये भी अभी दूर है। और तीसरे नंबर में माइक्रोसॉफ्ट के लिए गया, तो यहाँ पे मैं मेजॉन वालों के पास गया, और मेजॉन वालों ने मुझे कहा कि आपको हम 15 दिन की ट्रेनिंग कराएंगे, 1,90,000 रुपीज चार्ज करेंगे और तैयारी करवा देंगे, एग्जाम आप खुद देंगे, 80% पासिंग एग्जाम है, और सर्टिफिकेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आएगा, उसका ऑरिकल की तरफ से, इधर सैप की तरफ से। अब ये तीनों चीजें मैं जब सोचता रहा हूं बैठ के कि मैं क्या करूं, कौन मुझे स्पॉन्सर करे कि मैं ये 4.5 लाख रुपए, शौक मेरा एसआईपी का है, ईआरपी सीखने का, मगर अब पैसे इजाजत नहीं देते तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ ही चला जाता हूँ। तो मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि इसको पैसों कम किए, उन्होंने बेचारों ने जितने कर सकते थे उन्होंने किए, मगर एक सैलरीड पर्सन के लिए 60,000 या 1 लाख रुपीज निकालना भी बड़ा मुश्किल था। तो मुझे पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खुला हुआ है इन इस्लामाबाद। मैं उस माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पे जाता हूँ और मुझे वहाँ पे, मैं अपने कार्ड डाला हुआ है अपने Excuse me, ऑर्गेनाइजेशन का, sir. अपने। जी जी सर। Sorry for the interruption, sir. 15 minutes are left. जी जी, ठीक है सर। अच्छा, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ कि मुझे कोई अंदर ले जाए और जाके मैं उनसे बात करूँ। मैंने उनसे जाके सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने मेजॉन वालों के साथ एक अपना टाइम टाई अप किया और उनके साथ मैंने दोस्ती कर ली, और उनके पास मैं उठता बैठता था।
उन्होंने 6 महीने के बाद मुझे इजाज़त दी कि आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको सॉफ्टवेयर दे देते हैं और आपके साथ वादा ये होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किसी और के पास आगे नहीं जाएगा, और आपके पास मैनुअल भी है, आप इस मैनुअल को पढ़ें और ईआरपी को खुद सीखें। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक एग्जेप्टा को ऐसे पढ़ा जैसे पढ़ने का हक होता है, और मैंने इसका एग्ज़ाम दिया तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए और मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो गया ईआरपी का। ये बात आपसे मैं कर रहा हूँ 2007 की, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ अरसे के बाद 2008 में अपने स्टूडेंट्स को ईआरपी पढ़ानी शुरू कर दी। 2008 में मैंने जब अब यूनिवर्सिटी में बच्चों को ईआरपी पढ़ाना शुरू किया तो 2010 तक मैं ईआरपी पढ़ाता रहा। ईआरपी के हर मॉड्यूल को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये था कि मेरे पास लाइसेंस जो था, एक सॉफ्टवेयर था, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि वो आप इसको जनरली नहीं पढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, तो मैं बुक्स पे या पायरेटेड उसको पढ़ा दिया करता था उसके ऊपर। 2010 आया तो मैंने 2 डिग्रीज लॉन्च की इन पाकिस्तान। वन इज कॉल्ड BBIS, बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरी MS बिजनेस एनालिटिक्स। मैंने ये देखा कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड इन डिमांड फील्ड में ये चीज़ें आ रही हैं। पूरी दुनिया में ये चीज़ें इन डिमांड आने वाली हैं। मैंने अपनी डिग्री में लॉन्च की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो कुछ अरसे बाद बच्चे पूछना शुरू हुए कि सर हमें सर्टिफिकेशन कब मिलेगी। अब उनको क्या बताऊं कि इतनी महंगी महंगी सर्टिफिकेशन है, कैसे करोगे। तो मैं अब आपको बताने लगा हूं कि मैं एबकस कंसल्टिंग, ऑरानेट और मेजॉन, इन सब के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने फंक्शनल कंसल्टेंट जो हैं उनको आप मुझे दें, मैं उनको अपने पास विजिटिंग में लेके आऊं। और विजिटिंग में हम 50,000 देते थे उस वक्त एक कोर्स का। मैं इनको 1 लाख रुपया दूंगा, ये मेरे बच्चों को प्रैक्टिकली ईआरपी पढ़ाएं। सर किसी ने भी हाथ नहीं पकड़ा, पाकिस्तानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने हाथ नहीं पकड़ा, और वो किसी हद तक जायज थे। उन्होंने कहा कि सर 4 महीने की कमिटमेंट, एक सेमेस्टर की, कोई फंक्शनल कंसल्टेंट नहीं कर सकता। हमारे फंक्शनल कंसल्टेंट का तो ये नहीं पता होता कि वो इस महीने पूरा महीना यहाँ पे हैं कि नहीं, वो प्रोजेक्ट्स पे होते हैं। कभी वो कतर बैठे हैं, कभी मस्कत बैठे हैं, कभी UAE बैठे हैं, कभी वो अमेरिका बैठे हैं। सर किसी ने साथ ना दिया, ठीक है। मैं पीछे नहीं हटा और अल्लाह से मांगता रहा कि या अल्लाह मुझे कोई हेल्प आउट कर दे कोई। तो मुझे किसी ने एक दिन ये बात बताई कि ये मैं अमेरिका में था, विजिटिंग कार्ड किसी ने मुझसे शेयर किया कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ अलाइंसेस पार्टनर हैं। माइक्रोसॉफ्ट खुद अलाइंसेस देता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को। तो अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इनको कांटेक्ट कर लें। सर मैंने एक ईमेल लिखी माइक्रोसॉफ्ट को, जो ईमेल एड्रेस मेरे पास आया था, उनको अपनी पूरा पेन एरिया बताया। देखिए सबसे पहले पेन बिकती है सर। पेन बताई कि मैं ईआरपी सर्टिफाइड हूँ, मैं अपने बच्चों को ईआरपी रिसोर्स पर्सन बनाना चाहता हूँ। जो मैंने आपसे बात की, टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्कफोर्स मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ इन पाकिस्तान। मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, मेरी हेल्प की जाए, इससे फायदा आपको भी है हमें भी है। उनको जब ईमेल की गई, उन्होंने स्काइप पे मुझे लिया, मेरे से पूछा गया, तो मेरी उस वक्त सोच ये थी एक भी सॉफ्ट लाइसेंस मिल जाए तो मैं अपनी पूरी पूरी क्लासों को पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने पूछा आपको किस चीज़ के लाइसेंस चाहिए। तो मैंने कहा मुझे एग्जेप्टा भी चाहिए, जीपी भी चाहिए, नवीन भी चाहिए, सोलोमैन भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ओके, कितने लाइसेंस चाहिए। अब मेरा तो दिल था कि एक भी मेरे मल्टीमीडिया पे पढ़ाना है। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ना अगर 200 लाइसेंस दे देना तो 50-50 की क्लासें हैं बच्चों की। तो 4 क्लासें पढ़ा रहा हूँ, 200 लाइसेंस होगा तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। सर ये तकरीबन 200 लाइसेंस कोई 8 करोड़ के बनते थे। सर मुझे नहीं यकीन था, अल्लाह की रात पे सिर्फ भरोसा था। मुझे ये 200 लाइसेंसेस मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और माइक्रोसॉफ्ट मेरे साथ अलाइंसेस कर लेती है। और UMT के अंदर मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट की अलाइंसेस करवाई विद माइक्रोसॉफ्ट, नंबर 1। अब जब मुझे ये अलाइंसेस मिली तो मैं फॉरेन लैब लेने के लिए गया कि मुझे एक लैब दे दें जहाँ पे मैं ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ, और अब मेरा जीना मरना ओढ़ना बचोना ये लैब ही होगी। मैं बच्चे ऐसे ट्रेन करूंगा कि जहाँ जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ERP लगा होगा वहाँ पे इनको रिसोर्सेज की कमी नहीं आने दूंगा।
अभी इसी चक्कर में था कि मुझे ओरेकल के भी कुछ लोग मिल गए, ठीक है। अब ओरेकल के जब लोग मिले, उनका भी ऑफिस था इस्लामाबाद में, वो मुझे मिले तो मैंने उनसे भी कुछ ऐसी ही डिस्कशन की कि मुझे अगर लाइसेंसेस मिल जाए मैं ओरेकल ईबीएस भी पढ़ाऊंगा। सर उन्होंने मुझे 88 करोड़ के लाइसेंसेस फ्री में गिफ्ट किए। अब ये अलाइंसेस भी अगेन यूएमटी के साथ हुई, तो यूएमटी के साथ ओरेकल की अलाइंसेस भी हुई। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो कि कॉमसेट ने की थी, उसमें एसआरपी के जनरल वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो वो एसआरपी के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, मैं उनसे मिला, कार्ड लिया, उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने भी अपनी अलाइंसेस मेरे साथ की। करोड़ों के सॉफ्टवेयर वहां से भी मिले। और मिलने के बाद अब मुझे डर ये लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट को ना पता चल जाए इसके पास ओरेकल भी है, और ओरेकल को ना पता चल जाए कि इसके पास SAP भी है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के कंपेटिटर हैं। और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह पता चल गई थी कि ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जहां पे ये तीन अलायंसेज एट द सेम टाइम है। इससे पहले पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के साथ ये अलायंसेज नहीं की गई, ठीक है। अब मैं भी इसके ऊपर ही था कि मुझे 6 महीने के बाद पता चलता है कि ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें तीन अलायंसेज हुई हैं। इससे पहले सिर्फ ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर ही अलायंसेज हुई हुई थी, वो भी सिर्फ दो, तीन नहीं। अब जब पता चला एसआरपी वालों को कि इसके पास ओरेकल भी है और माइक्रोसॉफ्ट भी है, यकीन करें कि एसआरपी वाले मेरे पास उन दिनों में कराची में इनका ऑफिस बना था, उनकी टीम के लोग आए, उन्होंने आके कहा जी कि आपके साथ अलाइंसेज हुई हुई है एसआरपी के साथ, आपने इसकी पब्लिसिटी की है, आप हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारा ऑफिस अभी बना है 2015 के अंदर, तो आपकी अलाइंसेस 2014 की कैसे हैं? अगर तो आपने ये फेक न्यूज़ चलाई है तो हम आपको सू करेंगे और आपको फाइन करेंगे काफ़ी हैवी। तो मैं डरते डरते उनको कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इसलिए नहीं दिखा रहा था कहीं पे कैंसिल ना कर दें, मगर उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आपने ये लाइसेंस कराई है। जब मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो उनके बंदों का ये कहना था कि पाकिस्तान मीना रीजन में तो अभी एंटर हुआ है, 1 साल पहले आपने कैसे करवा लिए लाइसेंस। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी पब्लिश करेंगे, अ, ये कि एसआरपी ट्रेनिंग प्रेजेंस इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। सर मेरी एसआरपी ने जर्मनी से सक्सेस स्टोरी पब्लिश की। इसी दौरान एसआरपी के बंदे ने मुझे बताया कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो मैंने कहा कि काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, किसी को कहिएगा ना। उसने कहा कि आपको लगता है ये बात छुपी हुई है, आप जरा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाके टाइटल है गेम चेंजर इन पाकिस्तान, प्रोड्यूस अमेजिंग रिजल्ट, पिक्चर लगी हुई है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है और सब चीज़ें वहां पे मेंशन है कि आपने ये लाइसेंस कराई हैं और आप सक्सेस स्टोरी आपकी अमेरिका से पब्लिश हुई है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, जो आज तक किसी इंडियन की भी नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एसआरपी पार्टनर फ्रॉम जर्मनी, ऑरिकल पार्टनर फ्रॉम आयरलैंड, माइक्रोसॉफ्ट का मैं पार्टनर, अभी सिर्फ पार्टनर था, अभी मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर था। मगर इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर के साथ साथ मेरे साथ ये हुआ कि मैं हर साल जब अमेरिका विजिट किया करता था तो वहां पे वो एक स्लाइड चलाया करते थे जिसमें सबसे पहले 8 लोगों के नाम आते थे। उनमें आता था कि जी ये पीएचडी डॉक्टर है, ये पीएचडी डॉक्टर है, ये 6 अमेरिकन पीएचडी डॉक्टर हैं, एक ब्रिटिश है और एक स्पेन का है। ये 8 लोग पूरी दुनिया का फैसला करते थे किन किन यूनिवर्सिटी को लाइसेंस देनी है और किन किन को नहीं देनी। तो मैंने ये सोच के कि यार ये तो बड़े होंगे, ये कहाँ पे यहाँ पे मैंने आना। तो मगर ये है कि कुछ अरसे के बाद, यानी ठीक आज वहाँ पे विजिट के 4 महीने बाद उन्होंने कहा कि आप अप्लाई करें, हम देखते हैं, एक बोर्ड बैठेगा वो डिसीजन लेगा। एक बोर्ड बैठता है और बोर्ड बैठ के डिसाइड करता है, इंटरव्यू करता है मेरा